जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 21। अब आगे। ये सब शोर शराबा सुनकर अबीर की भी नींद खुल गई थी और वह भी बाहर आ गया। चैत को देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए, पर वह कुछ कहता है उससे पहले ही गिरीश ने उसे शांत रहने को कहा तो वह वहीं एक तरफ बैठ गया। सिम्मी ने लाकर उसके हाथ में पानी का गिलास दे दिया। गुड मॉर्निंग अबीर भैया। अबीर ने मुस्कुराकर सिम्मी की तरफ देखा। आप टेंशन मत लीजिए भैया, निमृत दीदी इनको बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, और अगर नहीं संभाल पाए तुम्हारी दीदी तो। अबीर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तो आप हो ना, कल जैसे संभाला था वैसे आज भी संभाल लेना। और पता है मुझे आप बहुत स्ट्रांग है, तभी तो आपका हाथ नहीं हटा पाया था ये चेरथ व्यर्थ। अबीर मुस्कुरा उठा और सामने देखने लगा। वकील ने फाइल खोली और पेपर निकाले। सुधाकर जी को शायद अंदाजा हो गया था और अपनी बेटियों का भविष्य सोचकर उन्होंने निर्णय पहले ही ले लिए थे। उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उनकी नॉमिनी उन्होंने निमृत को बनाया है। जब चाहे जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकती हैं, अपने और अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन के लिए। वकील ने कहा, इसके अलावा उन्होंने 20-20 लाख की 2 FD की है, निमृत और सिमरन के नाम, जो कि आज से 5 साल बाद मैच्योर होंगी। इस बीच अगर इमरजेंसी आती है तो निमृत और सिमरन उन्हें तोड़ सकती हैं, अन्यथा मैच्योरिटी पर उनकी रकम इन्हें मिल जाएगी। वकील ने कहा तो चैत के चेहरे पर तनाव आ गया। अपनी दुकान और अपना यह मकान सुधाकर जी ने निमृत और सिमरन के नाम कर दिया है। इस पर निमृत और सिमरन के अलावा किसी का कोई भी हक नहीं होगा, और इन दोनों का विवाह होने और संतान होने के बाद इन दोनों की संतानों का हक इन दोनों जगहों पर होगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। चैत की मुठिया कस गई। ये ठीक नहीं किया चाचा जी ने, और एक बात उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में अग्रिम याचिका भी लगाई है कि अगर उनकी बेटी निमृत और सिमरन के साथ कुछ भी गलत होता है, उन पर हमला होता है, उनको शारीरिक या मानसिक रूप क्षति पहुंचाई जाती है तो उसका जिम्मेदार। कहते कहते वकील रुक गए। सब उनको देखने लगे। उसका जिम्मेदार इन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को ठहराया है। अगर इनकी बेटियों को कहीं कुछ हो गया तो उनके बड़े भाई का बेटा चैत जिम्मेदार होगा, क्योंकि उन्हें डर है कि चैत उनके बच्चों के साथ गलत कर सकता है और उनकी जमीन जायदाद पर भी कब्जा कर सकता है। इसलिए इन्होंने अग्रिम रूप से ही विल बना ली है। अपनी बेटियों को और उनकी प्रॉपर्टी को उनके बड़े भाई के बेटे से सुरक्षित रख लिया है। चैत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उठा ये सब और निकल यहाँ से, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। चेरथ ने गुस्से से वकील के पास आकर कहा, मेरे कुछ भी कहने ना कहने से कुछ भी नहीं होगा। इसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन में जमा है और दूसरी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे हाथ में। सारा फैसला सुधाकर जी अपने जाने के पहले ही कर चुके हैं। बस आपसे यही कहूंगा कि उनके फैसले को मानकर शांति से रहिए और अपनी बहनों को शांति से रहने दीजिए, वकील ने कहा और हल्की मुस्कुराहट के साथ निम्मी और सिमरन को देखा। सुधाकर जी समझदार थे, जानते थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बेटियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अपनी बेटियों का भविष्य पहले ही सुरक्षित करके चले गए। वकील ने कहा तो निमृत की आंखों से आंसू निकलने लगे, तो वहीं सिम्मी के चेहरे पर भी उदासी आ गई। अबीर ध्यान से निमृत और सिमरन को देख रहा था। भगवान क्यों देते हैं इतनी तकलीफें, वह भी इतनी कम उम्र में। मुझे अपना ही तो बुरा लगता था अब तक मम्मी के जाने के बाद से, पर ऐसा लगता है इन दोनों का दर्द मुझसे भी बड़ा है। मेरे पास कम से कम दादी है, पापा है, समीर है, और इन दोनों की तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई, और अब ये घर भी छूट जाएगा। कितना कठिन होगा उनके लिए भी यह सब स्वीकार करना और इस तरीके नॉर्मल रहना। अबीर ने मन ही मन कहा और अगले ही पल सिर झटक दिया। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ ही गलत हो। पर निमृत के कारण मेरे साथ भी तो गलत हो गया, मेरी जिंदगी भी तो तबाह हो गई। अबीर खुद से बोला और उठकर अंदर चला गया। त्रिपाठी ने आकर निमृत के सिर पर हाथ रखा। मैं चाय बनाता हूँ, आप फ्रेश हो जाए पापा, मैं करती हूँ, वैसे भी मुझे आदत है, निमृत ने कहा और रसोई की तरफ बढ़ गई। सिमरन ने आकर त्रिपाठी का हाथ पकड़ लिया। तो अगर दीदी आपको पापा कह रही है तो मैं भी आपको पापा बोल सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बोल सकती, बिल्कुल बोल सकती हो, त्रिपाठी बोले। पापा आप हम लोगों को लेकर अपने घर जाओगे? हाँ, क्योंकि अब निमृत मेरे बेटे अबीर की पत्नी है और मेरी बहू है, तो वह मेरे घर में ही तो रहेगी, और तुम उसकी छोटी बहन हो तो तुम भी हमारे साथ ही रहोगी।
और मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। त्रिपाठी ने कहा तो सिम्मी ने गर्दन हिला दी, पर उसका मन भी परेशान था, इस बात को सोचकर कि अब इस घर को छोड़कर उसे नए घर और नए लोगों के साथ जाकर रहना होगा। समय हर किसी को चैलेंज देता है और हर इंसान समय के हिसाब से ढल जाता है। अब समय निमृत, सिमरन और अबीर को किस तरीके से ढालेगा समय, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।